स्टार न्यूज, मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बार फिर जेएनयू विवाद का विषय बन चुका है। विवादों में जेएनयू का जो नाता रहा है, जो रिश्ता रहा है, वो एक बार फिर ताजा हो चुका है। और शायद उसका कारण है कि 6 दिसंबर जो बीत चुका, जिस दिन कुछ ऐसे प्रतिक्रियावादी ताकतें, चाहे वो जिस कास्ट एंड कम्युनिटी से हों, उन्होंने कुछ क्रिएट करने की कोशिश और कवायद की, लेकिन वो सफल नहीं रही। लेकिन जेएनयू में जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, भारत का एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहां लोगों को शिक्षा मिलती है, उच्च शिक्षा, वहां पर एक नारा लगता है। और वो नारा ये था कि विवादित ढांचा जो अयोध्या में इतिहास का विषय बन चुका, उसको फिर से विवादित मस्जिद को उसी स्थान पर बनाए जाने के लिए नारेबाजी की गई। कोई और नहीं था, उसमें छात्र संघ के लोग और कुछ छात्र थे। और ये मौका वो था जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शताब्दी समारोह के और पुण्यतिथि के मौके पर कुछ ऐसी बातें वहां पर हो रही थी, आयोजन हो रहा था। और 6 दिसंबर के बरसी पर भी कुछ बातें की जानी थी, विचार व्यक्त किए जाने थे, लेकिन लोग उस स्थिति में नारेबाजी पर उतर आए और बात आ गई फिर वही कि वहां पर मस्जिद बनाया जाए, अर्थात अयोध्या में मस्जिद बनाया जाए। मांग करना कोई गलत नहीं है, लेकिन किस जगह पर मस्जिद बनाई जाए यह नारों में स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, नारेबाजी करने वाले लोग जो अपने आप को छात्र कहते हैं, उन्होंने बाकायदा मस्जिद बनाए जाने की बात की। और एक बार फिर जेएनयू के माध्यम से वो प्रतिक्रियावादी ताकतें जो उकसाने का काम करने की हसरत रख रही थी, उन्होंने बाकायदा इस नारे को आगे बढ़ाया। और नारे को आगे बढ़ाए जाने के बाद एक खबर बनी, क्योंकि जेएनयू से कुछ इस तरह की बातें होती हैं, वो जरूर पूरे देश में चर्चा का विषय बना करती हैं, सोशल मीडिया पर तो खास करके। नारे लगाने वाले नारे लगाए, बहुत अच्छी तरीके से उसको सुना गया, उसको कवरेज दिया गया। लेकिन बाद में ये मामला तब और तूल पकड़ा जब नारेबाजी करने वालों के समर्थन में छात्र संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी उतर आए। लेकिन हाँ, एक वकील, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया, उनको ये गलत लगा और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया। विनीत जिंदल है उनका नाम। विनीत जिंदल साहब हमारे साथ सीधे इस समय जुड़े हुए हैं। विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एवी स्टार न्यूज में। धन्यवाद जी। बताइए, इस पूरे मामले को आपने किस नजरिए से देखा और एफआईआर में आपने किन बातों का जिक्र किया? देखिए, जिस तरह से जो जेएनयू का जो मैनेजमेंट है, उसने जिस तरह से छात्र संघ द्वारा एक फिल्म पहले चलाने की बात की गई, उसको रोकने के लिए उन्होंने एक सर्कुलर भी दिया और उन्होंने कहा कि आपने इसकी परमिशन नहीं ली है। बाबरी डेमोलेशन जो था, बाबरी मस्जिद को गिराने वाली जो घटना थी, उसको लेकर वो फिल्म का प्रदर्शन किया जाना था, जिसको रोकने के लिए वहां के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने बोला कि आप इसको नहीं प्रदर्शित करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जेएनयू छात्र संघ ने उसको चलाया। और उसके बाद जिस तरह से 6 दिसंबर की रात को विरोध मार्च निकाला गया और ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाया जाए, तभी न्याय होगा। बाबरी मस्जिद को बनाने की अगर कोई बात करता है तो बाबरी मस्जिद वहीं बन सकती है जहां पे राम मंदिर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं भी कह रहा हूं जी। तो जिस तरह से इस सब चीजों को दिखाया गया है, जिस तरह से ये सब बातें की जा रही हैं, वो भी तब जब हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर को बनाने का रास्ता साफ किया। इतने वर्षों की लड़ाई के बाद मंदिर बनाने की बात की गई और मंदिर बनाया जा रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उस बीच में ऐसी बातें करना कहीं ना कहीं एक साजिश, कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की बात ये बिल्कुल लगती है। बहुत सेंसिटिव इशू है, ये हम सब लोग जानते हैं। और उस सेंसिटिव इशू को जेएनयू कैंपस, जिसको हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, जहाँ पे बहुत प्रभुत्ववादी लोग वो पढ़ते रहे और पढ़ते रहेंगे, वहां पे ऐसी बातें होना बहुत शर्मनाक है और ऐसी चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। वकील साहब, आपने एक बात इसमें और नहीं जोड़ी जो मैं जोड़ रहा हूं कि भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और मस्जिद के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
जिस जगह का या जिस स्थान का चयन करने के लिए कहा था उसका चयन हो गया है और वहां मस्जिद भी बनेगी। यह है कि उस ढांचे से दूर, और इस पर सहमति हो चुकी है। इसके बाद जेएनयू से यह मामला उठना और वहां पर विरोध मार्च निकालना, ये कैसे छात्र हैं, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं जो जेएनयू के रास्ते इस देश में हमेशा एक प्रतिक्रियावाद का मानक तैयार करना चाहते हैं, और एफआईआर कराने के बाद इसको किस नजरिए से पुलिस ने देखा और क्या कुछ कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया है? बिल्कुल, इसमें देशद्रोह, धार्मिक भावनाएं और उन्माद रुकाने का जो मेरा जो आग्रह था वो दिल्ली पुलिस को है, और उसके ऊपर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की बहुत जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि सरकार भी इस मामले में हस्तक्षेप करे। जिस तरीके से बहुत लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि जेएनयू एक ऐसा अड्डा बन गया है, वहां पे इस तरह की कार्यवाही, इस तरह के प्रोग्राम्स लगातार ऑर्गेनाइज होते रहे हैं। पीछे आपने देखा होगा कश्मीर को भारत का कब्जे वाला कश्मीर तक कहा गया, उससे पहले भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला इंसिडेंट हुआ, और अब ये देखिए वकील साहब, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक्सटेंशन है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं इन सब चीजों के पीछे बहुत इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। ऐसी क्या बात है कि जेएनयू के अंदर ही लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं, जेएनयू के अंदर ही ऐसी आवाज उठती है? ऐसा क्या है जेएनयू के अंदर जो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं? लेकिन ये बहुत बड़ा एक सेटबैक हो सकता है अगर भविष्य में हम लोग इस चीज को सीरियसली नहीं लेंगे तो। दिल्ली पुलिस से आपको कितनी अपेक्षा है कि कितनी जल्द कार्रवाई होगी इस पर, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या और कदम आप उठाने की सोच रहे हैं जहां तक कानूनी कार्रवाई का प्रश्न है? बिल्कुल, क्योंकि जो भी अगर हम लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक एफआईआर लॉन्च होने की बात नहीं है। इसके अंदर ये बहुत गहनता से जांच पड़ताल का विषय है, क्योंकि जैसा पहले भी मैंने बोला कि लगातार इस तरीके के इंसिडेंट किसी एक जगह पर होना, वो भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो भारत सरकार के हम लोगों के टैक्स से चलता है, और ऐसे लोग वहां पे इस तरीके की बातें करें, तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है, और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। और दिल्ली पुलिस जरूर इस पे कानूनी कार्रवाई करेगी, नहीं तो आगे भी जो रास्ते हैं उसको अपनाया जाए। किस तरह के रास्ते अपना सकते हैं आप? आप किसी संगठन से बिलोंग करते हैं या सिर्फ अकेले पूरी लड़ाई लड़ेंगे सर? बिल्कुल, मैं अकेले पूरी लड़ाई लड़ूंगा। मेरा किसी संगठन से, कोई राजनीतिक संगठन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा, एक देश प्रेमी होने के नाते, एक धर्म प्रेमी होने के नाते। देश में सद्भाव बनाने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो चीजें हमेशा करनी चाहिए। जिंदल साहब, आप वकील हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, भारत के नागरिक हैं। देश प्रेम शब्द का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रतिक्रियावादी ताकतें इसको कट्टर हिंदुत्व से जोड़ेंगी, और वास्तव में यही उद्देश्य होता है। मेरा पूरा सवाल सुनिएगा सर। वास्तव में यही उद्देश्य होता है उन तत्वों की, उन ताकतों की, जिसकी बदौलत वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जिसका एक केंद्र जेएनयू को बनाया जाता है। हो सकता है एक कन्हैया कुमार इसमें से कोई और तैयार हो जाए। हालांकि कन्हैया कुमार अब कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि के नजदीक हैं वो, ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस लोकतंत्र में जेएनयू में जो प्रयोग होता है, जिस प्रयोगशाला के तौर पर अगर आप राष्ट्रवाद के नजरिए से देखें, तो उस प्रयोगशाला में जो ये प्रयोग करने वाले होते हैं, उनके प्रति सिंपैथी रखने वाले वो इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, वो इसका पूरा समर्थन करते हैं। और शायद यही कारण है कि समय समय पर ऐसे कन्हैया कुमार वहां पर जन्म लेते रहेंगे। फिर क्या करेंगे आप? कब तक एफआईआर दर्ज कराया जाता रहेगा? कब तक कानूनी कार्रवाई करने की बात की जाती रहेगी? इसका स्थायी समाधान हो क्या सकता है? एक नागरिक के नजरिए से, एक वकील के नजरिए से क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, आपका बिल्कुल सही और वाजिब सवाल है कि अगर मैं हिंदुत्व की बात करूंगा या हिंदू होने की बात करूंगा तो लोग उसको किसी और नजरिए से देखेंगे। लेकिन हर आदमी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, सबको मानने का अधिकार है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोई आदमी अगर किसी के धर्म को, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, किसी के धर्म को, दूसरे के धर्म को दबाने की बात करे तो वो बिल्कुल गलत है। मैं हिंदू हूं और मैं मानता हूं कि मुसलमान, मेरे बहुत से मुसलमान दोस्त भी हैं, मुसलमान बहुत मुस्लिम जो लोग हैं उनके घर में जाता हूं, तो ऐसा नहीं है कि कोई द्वेष की भावना है। लेकिन अगर कोई
मेरे होने का, किसी के मुस्लिम होने का मिसयूज करने की कोशिश करे तो वो गलत है। हमारे देश के अंदर अतिथि देवो भव की भावना है, हमारे हिंदू के अंदर अतिथि देवो भव की भावना है। इसमें कोई बात नहीं है कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं। इस चीज को लेके कोई भी अगर बात करता है तो वो गलत है, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो आपके रिजवी साहब हो, चाहे कोई भी हो, वो गलत है। दूसरी बात पे मैं आना चाहूंगा, जब आपने ये पूछा कि इसका एक समाधान क्या हो सकता है, कि जहां पे जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर अगर ऐसी बातें होती है तो बिल्कुल इसका समाधान है ऐसे लोगों के ऊपर जो लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, अगर उनके ऊपर उचित कानूनी कार्यवाही, कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए। जिस तरीके से हमने देखा है कि आप चाहे किसी और इंस्टीट्यूशन में जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होता, या पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होता, जेएनयू के अंदर क्यों होता है, उस चीज को देखने की जरूरत है, उस चीज को समझने की जरूरत है। जो देश विरोधी ताकतें वहां पे लगातार अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं, और हम लोग उन चीजों को या उन लोगों को इग्नोर करते हैं, ये सोच के कि एक इंस्टीट्यूशन है, क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा। लेकिन सोच को रोकना बहुत जरूरी है। ऐसी सोच को, जो सोच देश विरोधी हो, देश भावना से ना प्रेरित करती हो, उन लोगों को रोकने की जरूरत है। और वो हम लोग, क्योंकि कानून के लोग हैं और हम लोग कानून को मानते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि कानून के तरीके से ही उन चीजों को रोका जाए। आपको पूरा भरोसा है कानूनी कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल पूरा भरोसा। तो आपको अगर भरोसा है तो हमें भरोसा करना चाहिए, और एक सुधी और समझदार नागरिक और वकील होने के नाते आपने एफआईआर दर्ज कराई है, और आपको भरोसा है कि दिल्ली पुलिस संज्ञान में लेगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे, क्योंकि जेएनयू कैंपस में रात के मौके पर अक्सर इस तरह के नारे लगते हैं जो देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले होते हैं। लेकिन ये विडंबना ही कही जाएगी कि जब इस तरह की बात होती है तो उन्हीं के प्रति आग्रह रखने वाले, सिंपैथी रखने वाले कुछ ऐसे पत्रकार, हम कह सकते हैं हमारी बिरादरी के भी लोग हैं, और ऐसे सुधी नागरिक, समझदार नागरिक, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स जो हैं, उनके समर्थन में उतरते हैं। और जो गलती वो करते हैं, अभिव्यक्ति के आजादी के पोषक मान लिए जाते हैं, उनको नायक मान लिया जाता है। और शायद यही कारण है वकील साहब कि ये स्थान राष्ट्रवाद के खिलाफ मोर्चा खोलने का प्रयोगशाला बना हुआ है, जिस पर अभी सरकारें कुछ भी नहीं कर पाई, यहां तक कि वर्तमान सरकार भी। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से वहां पे नारा लगा है, कल नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं करेंगे दादरी, फिर बनाओ बाबरी। तो इस तरीके का नारा लगाने का मतलब, सोच का मतलब आप खुद समझिए कि किस तरीके की सोच उन लोगों की है, किस तरीके की सोच उन लोगों की पार्टी की है, या किस तरीके की सोच जो लोग वहां पे ऐसा नारा लगा रहे थे, या जो लोग वहां पे इस नारे को सपोर्ट कर रहे थे, वो किस तरीके के लोगों, कैसे देश के अंदर हम कहते हैं कि सद्भावना रहे, प्रभुत्वता रहे, हम लोग आगे बढ़े। अगर इस तरीके की बातें वो लोग करेंगे, अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जेएनयू में पीएचडी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग अगर ऐसी बातें करेंगे तो क्या हम कहेंगे उन लोगों को? क्या हम चाहेंगे कि वो लोग लगातार हमारे पैसे के ऊपर, हमारे टैक्स के ऊपर, जो हम लोग पे करते हैं, उसके ऊपर वो इस तरीके की बातें करें, इस तरीके के नारे लगाएं? और यही विडंबना जिसकी चर्चा में वकील साहब कर रहा था, आपकी पीड़ा, आपकी वेदना को मैं सहज समझ सकता हूं। लेकिन यकीन मानिए, जिन छात्रों ने ये विरोध मार्च निकाला और हाशिमपुरा से लेकर के बाबरी का जिक्र किया, उनके प्रति भी जुड़ने वाले, सिंपैथी रखने वाले लोगों की कमी इस देश में नहीं है। और यही वो क्रिया और प्रतिक्रिया का खेल है जो जेएनयू से होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एवी स्टार्स न्यूज़ से जुड़े, और एफआईआर के बाद आप जिस आशा में हैं, हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि जेएनयू में समय समय पर विरोध मार्च और देश विरोधी नारों के दौर में जिस तरीके से पूरा देश का ध्यान वहां पर जाता है, हम पूरी तरह से आशा के साथ ही, इस विश्वास के साथ कि ऐसी घटनाएं वहां नहीं होंगी, वहां एक सुखद और सहज वातावरण होगा जहां शिक्षा मिलेगी और लोग ज्ञान अर्जित करने के साथ देश के विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन यहां तो प्रतिक्रियावाद का खेल चलता है, और जिसे अभिव्यक्ति की आज़ादी से जोड़ा जाता है। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।